वैदिक सभ्यता, वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व के दौरान प्रचलित समाज की संस्कृति और परंपराएं को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद सभ्यता की नई लहर ने सिंधु एवं गंगा के मैदान पर आर्यों के आगमन के रूप में हुआ। आर्य कौन थे? आर्यों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों मत में भिन्नता है, किंतु इस बात से सभी सहमत हैं कि इनका मूल स्थान मध्य एशिया है। आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये पेशे से अर्धखानाबदोश एवं पशुपालक थे। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में वेद को शामिल किया गया है, जिसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक आदि शामिल है। वैदिक काल का वर्गीकरण, वैदिक सभ्यता को सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुआ था। और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। इसी काल में अन्य वैदिक साहित्यों की रचना हुआ था। पूर्व वैदिक युग में राजनीतिक संगठन, वैदिक काल में कुल राजनीतिक संगठन मूल इकाई थी। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनता था। ग्राम के नेता ग्रामीण कहलाते थे। गांवों के समूह को विश कहा जाता था, जिसका मुखिया विषयपति होता था। सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई को जन या जनजाति कहलाती थी। ऐसे कई जनजातीय राज्य थे, जैसे भरत, मत्स्य, यदु और पुरुष। राज्य का मुखिया राजन या राजा होता था। ऋग्वैदिक राजनीति सामान्यतः वंशानुगत राजतंत्र थी। इसमें 2 निकाय थे। पहला सभा, जो कि वरिष्ठों की परिषद थी, और दूसरा समिति, जो लोगों की आम सभा थी। उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक संगठन, बड़े राज्यों के एकीकरण से महाजनपद या राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा की शक्ति बढ़ गई और उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राजसूय यज्ञ, श्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए। समिति और सभा का महत्व इस काल में कम हुआ। प्रारंभिक वैदिक युग में समाज, ऋग्वैदिक समाज मूलतः पितृसत्तात्मक था। समाज की मूल इकाई ग्राम या परिवार थी, जिसका मुखिया गृहपति कहलाता था। महिलाओं को अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए पुरुषों के समान अवसर प्राप्त थे। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सामाजिक विभाजन भी इस काल में कठोर नहीं था। उत्तर वैदिक युग में समाज, वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई। समाज का 4 भागों में विभाजन हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और क्षत्रिय अन्य की अपेक्षा उच्च स्थान रखते थे। महिलाओं को अब पुरुषों से कमतर और अधीनस्थ माना जाने लगा तथा वे सभाओं में भाग लेने का अपना राजनीतिक अधिकार भी खो दिए। समाज में बाल विवाह प्रचलित हो गया। ऋग्वैदिक युग की आर्थिक स्थिति, ऋग्वैदिक आर्य पशुपालक लोग थे। स्थायी रूप से बसने के बाद उन्होंने कृषि शुरू की। बढ़ई रथ और हल बनाते थे। कुम्हार घरेलू उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे। शुरुआत में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में बड़े लेन देन के लिए निष्क नामक सोने के सिक्कों का उपयोग शुरू हो गया। नदियां परिवहन के साधन के रूप में काम करती थी। उत्तर वैदिक युग की आर्थिक स्थिति, जंगलों को साफ करके जंगलों को साफ करके अधिक भूमि पर खेती की गई। खाद के ज्ञान का विकास हुआ। जौ, चावल और गेहूं उगाना लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। धातु कर्म, चमड़ा कर्म, बढ़ईगीरी और मिट्टी के बर्तनों के विकास के साथ औद्योगिक गतिविधि तेज हो गई। व्यापार और वाणिज्य में संलग्न वैश्यों ने स्वयं को गण नामक संघों में संगठित कर लिया था। ऋग्वैदिक युग में धर्म, ऋग्वैदिक आर्य लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे तथा उन्हें ही देवताओं का रूप देते थे। कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक देवता थे। पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। इन सबों में इंद्र सबसे लोकप्रिय थे। इसके बाद अग्नि का स्थान आता था। इन्हें देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता था। इस काल में महिला देवियां के रूप में अदिति और उषा प्रचलित थी। इस काल में न कोई मंदिर और ना ही मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला। उत्तर वैदिक युग में धर्म, इस काल में इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया। प्रजापति, विष्णु और रुद्र नए नए देवता बने। पुरोहिताई एक वंशानुगत पेशा बन गया। वे इन अनुष्ठानों और बलिदानों के नियम निर्धारित करते थे। इसलिए इस काल के अंत तक पुरोहिती वर्चस्व के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ।